डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो आप बफलो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के हवाले से पीएचडी करके आए हैं चाइना में, ये क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं? पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? और ये सादा अल्फाज में ज़रा अवाम को समझाएं। मेजॉरिटी ऑफ दी बफलो जो थी वो एशिया में रिज़ाइड करती है और इस वजह से इंडिया जो कि नंबर 1 पे है बफलो पॉपुलेशन में, उसके बाद पाकिस्तान जो कि बफलो पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे है। असल में इस तमाम की तमाम टेक्निक का मकसद ये था कि हम फार्मर को एट देयर डोर स्टेप्स के ऊपर कैसे बफलो में इम्प्रूवमेंट या रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इन्हांस कर सकते हैं। बफलो के बच्चे हैं वो आप लैब में बनाएंगे, ये रिसर्च का ये मकसद है? स्लाटर हाउस बेस्ड मटेरियल से जो मेन जो कॉमन है वो ओवम पिकअप से हम अंडे हासिल करते हैं जानवर से और उसको लैब में ले जाते हैं और उसको एक पैट्री डिश के अंदर डालकर ग्रो करवाते हैं और फिर एक ख़ास स्टेज उसकी आती है जब हम उसको उठाकर उन जानवरों के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जानवर है भैंस की जो मेन प्रॉब्लम है वो पूरे एस्ट्रस एक्सप्रेशन और साइलेंट हीट है कि यहाँ पर स्टार्टिंग फील्ड है पाकिस्तान में अभी बिल्कुल नया है और इसको डेवलपमेंट करने के लिए हुकूमती सतह के ऊपर सपोर्ट चाहिए ताकि ये हर गरीब बंदे तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान महमूद साहब, जो कि चाइना से बफलो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ऊपर जो है पीएचडी करके आए हैं। ये जो पीएचडी है ये पाकिस्तान की पहली पीएचडी है। इस हवाले से जो पूरी कहानी है वो हमें डॉक्टर साहब भी बताएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो आप बफलो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के हवाले से पीएचडी करके आए हैं चाइना में, ये क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं? पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? और ये सादा अल्फाज में ज़रा अवाम को समझाइएगा। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। अ, मैंने इब्तदाई तालीम जो उनसी है मुल्तान से ली थी और 2004 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज एज ए डीवीएम स्टूडेंट ज्वाइन किया और फिर 2009 में मैंने कंप्लीट किया और इस दौरान काफ़ी सारे उस्ताज़ा कराम की मुझे सपोर्ट रही और उसके बाद फिर मैंने इसी इंस्टीट्यूट को 2012 में एज ए लेक्चर ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरा बफलो का शौक़ शुरू से ही था तो पहले से ही मैं जब इस चीज़ को फोकस करके बैठा हुआ था तो मैंने उस दौरान में कमीशन का एग्ज़ाम दिया, पब्लिक सर्विस कमीशन का बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट की सीट्स के ऊपर। तो मैंने उसे टॉप किया तो बट मुझे यूनिवर्सिटी ने एट द सेम टाइम मुझे ऑफ़र कर दी एज ए लेक्चरशिप, तो मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया एज ए लेक्चर और फिर ये मेरा सफ़र 2024 तक चल रहा है। इस दौरान मैंने पीएचडी के लिए चाइना में गया चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप विन करके और वहाँ पर मैंने बफलो के ऊपर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर काम किया। और डॉक्टर साहब, ये जो बफलो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक पीएचडी आप करके आए हैं, ये क्या इस पीएचडी में, इस रिसर्च में क्या नई चीज़ है? और ये मतलब कि जैसे ये आसान अल्फाज में ज़रा इसको ब्रीफ करें। असल में इस तमाम की तमाम टेक्निक का मकसद ये था कि हम फार्मर को एट देयर डोर स्टेप्स के ऊपर कैसे बफलो में इम्प्रूवमेंट या रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जितना भी अब तक काम हो रहा है वो गायों के ऊपर है। बफलो एक आप कह लें नेग्लेक्टेड पोर्शन था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी बफलो जो थी वो एशिया में रिज़ाइड करती है और इस वजह से इंडिया जो कि नंबर 1 पे है बफलो पॉपुलेशन में, उसके बाद पाकिस्तान जो कि बफलो पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे है। तो ये इस चीज़ को फोकस करके इस चीज़ को जहन बनाकर कि बफलो के ऊपर काम करना चाहिए और उसका मकसद भी ये था कि वो चीज़ डेवलप होनी चाहिए ताकि हम बफलो और भैंसों और गायों में डिफरेंशिएट भी कर सके कि वाकई में भैंसें गायों से मुख्तलिफ हैं। और फिर इस चीज़ को हमने जब एक पॉइंट बनाया तो इस चीज़ के ऊपर काम शुरू किया, वर्किंग शुरू की। फ्रॉम पाकिस्तान से हमने स्टार्ट किया ये काम, आईवीएफ पे काम किया, उस पेपर को मैंने पब्लिश किया रिप्रोडक्शन डोमेस्टिक एनिमल में। फिर हमने बीआरआई न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस के तावन से मैंने जो अगला काम किया उसमें ब्रीडिंग प्रोटोकॉल डेवलप किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे इंसानों में टेस्ट ट्यूब बेबी, एक साइंस ने एक नई चीज़ निकाली है जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी से भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये जो बफलो की जो आपने अभी पीएचडी और एक नई रिसर्च की है, क्या इससे आप अब बफलो में भी ऐसा ही होगा कि आप जो बफलो के बच्चे हैं वो आप लैब में बनाएंगे? ये रिसर्च का ये मकसद है, ये बताएं।
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। बिल्कुल इसी तरह है। जो सुपीरियर जेनेटिक्स, जो अच्छी नस्ल से मुराद क्या है कि जिनकी दूध की पैदावार ज़्यादा है, अगर हम उनके पोटेंशियल को यूज़ कर लें, अगर उनके अंडों को हासिल करके लैब में एक ही दफ़ा डेवलप करके उनको ट्रांसफ़र कर दे, तो इससे नई जिद्दत आ जाएगी। और इस टेक्निक से हम इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं बफलो के अंदर कि ना सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, बल्कि ये आने वाली जो अगली जो हमारी जो अगले हमारी टेक्निक्स है उनकी डेवलपमेंट का एक ज़रिया बनेगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि बफलो के जो बच्चे हैं वो लैब में तैयार होंगे, वो किस तरह तैयार आप करेंगे? लाइक आप कैसे, क्या प्रोसीजर उसका क्या होगा, ये ज़रा बताएं। ये बेसिकली बुनियादी टेक्निक ये है कि हम ओवम पिकअप या स्लाटर हाउस बेस्ड मटेरियल से, जो मेन जो कॉमन है वो ओवम पिकअप से हम अंडे हासिल करते हैं जानवर से, और उसको लैब में ले जाते हैं और उसको एक पैट्री डिश के अंदर डालकर ग्रो करवाते हैं। और फिर एक ख़ास स्टेज उसकी आती है जब हम उसको उठाकर उन जानवरों के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं जो यानी कि इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते, और फिर उनसे जो बच्चे आते हैं वो उस जेनेटिक पोटेंशियल को गेन कर चुके होते हैं जो उस गाय का था 36 लीटर का या जितना भी दूध का। तो उस एनिमल से फिर वो जो पिछला एनिमल है उसके जेनेटिक से जो नए बच्चे आए हैं उनमें वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे आप ये कह रहे हैं कि एक मिसाल के तौर पे एक अच्छी नस्ल की जो गाय है या भैंस है, ये भैंस एक अच्छी नस्ल की जो है वो कितने बच्चे देती है? लेकिन और अगर ये आपकी जो रिसर्च है अगर इस पे अमल किया जाता है तो फिर उसके कितने मतलब कि बच्चे हो सकते हैं, उसकी आप ये ज़रा डिफ्रेंशिएट करें इसमें। अच्छा, ये अगर अगर तो हम इस चीज़ को फ़ोकस करें, मकसद भी यही है इसी चीज़ को फ़ोकस करने का कि जो जानवर है भैंस की जो मेन प्रॉब्लम है वो पुअर एस्ट्रस एक्सप्रेशन और साइलेंट हीट है। ठीक है, ये कॉमनली जानवर जो सा होता है भैंस, ये तकरीबन दो दो तीन तीन साल तक अपनी हीट ही नहीं, यानी कि हीट में ही नहीं आती, साइकिल में नहीं आती। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जो जिन किसान हजरात ने इन जानवरों को रखा होता है वो इन जानवरों से तंग आ जाते हैं या तो इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि फीडिंग के ऊपर कॉस्ट ही इतनी आ जाती है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो नतीजा क्या निकलता है कि वो जो उसका पोटेंशियल था वो उसको भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्शन भी लो होते, और वो फिर ना ही वो कॉस्ट सेविंग रहता है और ना ही वो उसके लिए तो बेनिफिशियल रहता है। तो ये इसके बाद कितना मतलब ये जल्दी हो जाएगा ये। हमारा रिप्रोडक्शन का एक स्लोगन है जी, 1 calf per year। अगर हम ये चीज़ डेवलप कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस प्रोटोकॉल को, ब्रीडिंग प्रोटोकॉल को अगर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो 1 calf 1 per year का अगर हम स्लोगन पूरा करते हैं तो ये अगर अपनी लाइफ में 4 से 5 सूए विद हाई मिल्क प्रोडक्शन देती है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा फॉर द फार्मर्स। अच्छा ये बताइएगा, ये सारा जो प्रोसीजर है ये कोई कॉस्टली भी है, महंगा भी होगा, इस पे कितने पैसे लगेंगे किसान के, ये ज़रा बताइए। अच्छा, जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जितनी भी हैं जिसमें हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि ये अभी डेवलपिंग यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग फील्ड है, पाकिस्तान में अभी बिल्कुल नया है, और इसको डेवलपमेंट करने के लिए हुकूमती सतह के ऊपर सपोर्ट चाहिए ताकि ये हर गरीब बंदे तक पहुँच सके। ठीक है, तो इसके लिए स्टार्टिंग फ़ेज़ तो शायद इतनी अभी आसान ना हो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। स्टार्टिंग कॉस्ट तो अभी स्टार्टिंग में तो बहुत में शायद ये थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन वक्त के साथ मोस्ट अगर इस पे हुकूमती सतह आपको फैसिलिटेट करता है, आप जैसे जो रिसर्चर्स हैं, तो आप इसमें नई जिद्दत ला सकते हैं और ये फिर कम बजट पे भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो आपकी सारी रिसर्च है, इससे किसान को तो, या जो जिन लोगों ने देहात में भैंसें वगैरह रखी होती है, बड़ा उनको फ़ायदा होगा। अब ये रिसर्च जो है आपकी, जो आप चाइना में करके आए हैं, एक अच्छी रिसर्च तो वही होती है जो आपके रिसर्च पेपर्स हैं वो आगे मेंशन हो। वो बताएं कि आपकी रिसर्च कहाँ कहाँ मेंशन हुई, किसने अप्रिशिएट किया, इस हवाले से क्या कहेंगे। अच्छा, मैंने तीनों काम किए बफलो के ऊपर। जो मैंने पहला पाकिस्तान में आईवीएफ लैब में किया, पत्तों की में सेंट्रल लेबॉर्ट्री कम्प्लेक्स में थी, वहाँ पर मैंने आईवीएफ पे काम किया, वो रिप्रोडक्शन डोमेस्टिक एनिमल में पब्लिश हुआ। और उसके बाद जो सेकंड काम था वो मैंने बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट और न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, वहाँ पर उनके ताउन से, और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज और ग्वांगशी यूनिवर्सिटी चाइना की, इनके ताउन से किया। तो उसमें जो वो काम पब्लिश हुआ जर्नल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में। फिर मैंने जो तीसरा काम किया, इसी ब्रीडिंग प्रोटोकॉल को हम ले गए
चाइना में और हमने उसकी इम्प्लीकेशन चेक की वहाँ की बफलोज़ के ऊपर, और वहाँ पर हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डेवलप कर दिया, और ये पेपर जर्नल ऑफ डेयरी साइंस में अंडर रिव्यू है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने ये रिसर्च की है, आजकल ट्रेंड ये है कि ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या यूथ है वो दूसरे कामों में है, वो डिजिटलाइज हो गई है, इन चीज़ों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं लाइक ज़मीन है, गायें हैं, ये बड़ी हमारी, क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं चीज़ों पे खड़ा है। तो आपका इस तरफ ध्यान कैसे गया? लाइक बफलो पे आपने रिसर्च और पीएचडी बाकायदा चाइना जाके की, तो ये शौक कहाँ से पड़ा आपको? मैं वही आपको मैंने शुरू में भी आपको तफसील से मैंने बताया था कि इस रिसर्च का जो मेरा मकसद था, मुझे शौक़ था शुरू से ही बफलो का ना, और मेरा मकसद ये था कि किसी तरह से इस चीज़ में डेवलपमेंट हो, क्योंकि जब भी मैं फील्ड में काम के लिए जाता था तो एक सवाल हमेशा फार्मर मुझसे पूछता था कि ये जो भैंस है ये इतनी लेट हीट में क्यों आती है गाय से, ठीक है। तो इस चीज़ को फोकस करके, इस चीज़ को रीज़न बना के हमने इस चीज़ को देखा कि ऐसी वजह क्या है कि इतना फ़र्क क्यों आ रहा है, इस जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट हुई। और इस डेवलपमेंट में हमने ना सिर्फ प्रोटोकॉल डेवलप किया बल्कि लेबॉर्ट्री एसेस भी डेवलप कर दिए, ताकि हमें एग्जैक्ट हीट का भी पता चले कि वाकई में ये जानवर इस टाइम पे हीट में है कि नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे कि हम कहते हैं कि लोग, किसान जो हैं, ये जो जिन्होंने भैंसें रखी होती है, दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कुछ इंजेक्शन ऐसे भी होते हैं कि वो दूध जब इंसान पीते हैं तो वो कह लें कि फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। कुछ गलत इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। तो ये आपका जो प्रोसीजर है, जिससे कि क्वालिटी में कोई फ़र्क तो नहीं आएगा, या वो जो उसके बच्चे ज़्यादा होंगे या सब चीज़ें होंगी तो फिर उसकी जो इंसान उसका गोश्त खाएंगे या बाद में कह लें कि उसका दूध इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसानदेह तो नहीं होगा? ये आपने इंश्योर किए इन सब चीज़ों में? बिल्कुल जी, ये बेसिकली एक नेचुरल फिनोमेना था, उसके अंदर हमने इस चीज़ को असिस्ट किया है। ये चीज़ें नेचुरल हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, जस्ट हमने उन चीज़ों को असिस्ट करके उसकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। इसका कोई प्रोडक्शन के ऊपर कोई नुकसान इफेक्ट कोई नहीं है नहीं, इसका? नहीं। मतलब कि इस तरह के जो अभी माम जैसे आप बता रहे हैं कि लैब में जो भैंस का एक बच्चा तैयार होगा, उसके बाद जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वो जो उसकी आगे नस्ल चलेगी उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं नहीं, होगा? बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जस्ट वो फिनोमेना है जो उस जानवर के अंदर नेचुरली होता है, नेचुरली होता है। अच्छा, कुदरती। ये बताइएगा कि ये जो अब आप रिसर्च करके आए हैं, ये आपका कोई लाइव स्टॉक से या हुकूमती सतह पे कोई राब्ता हुआ है, या आपने ये रिसर्च अपनी हुकूमती सतह पे किसी को दिखाई है कि वो इसको आगे लाइव स्टॉक में इसको प्रैक्टिकली तौर पे भी कुछ करें इसके हवाले से? अभी तक तो ये रिसर्च पेपर्स की सूरत में होगी ना, तो जी। प्रैक्टिकली कुछ इस पे काम करने की आपने सोची है? हुकूमती सतह पे कोई राब्ता हुआ है? अच्छा, इस सिलसिले में मेरा राब्ता है करमानी साहब से, लाइवस्टॉक मिनिस्टर साहब हैं। उस सिलसिले में मेरी हेल्प कर रहे हैं रियाजुल हक जज साहब, जो काड़ा में मिनिस्टर हैं। तो एमएनए हैं, ठीक है, और वो इस सिलसिले में मेरी हेल्प आउट कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को किस तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब की भी मुझे सपोर्ट हासिल है कि मैं इस काम को किस तरह से अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो लैब है जो मौजूद है उसके अंदर कहाँ पर जाकर किस तरह से इस चीज़ को रन जो कर बाहर सकूँ। से आप रिसर्च करके आए हैं, वो फिर आप जहाँ पे यहाँ पे जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं जो इस पे इंटरेस्ट है, उनको भी इस पे आप कह लें कि लेक्चर या आप इसको यहाँ पर भी प्रमोट कर सकते हैं? आपके पास ये फैसिलिटेशन है यूनिवर्सिटी में? जी, जी, बिल्कुल। मैं एक दे के आ चुका हूँ अभी न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोलॉजी में। आई हैव बीन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुई है रिसर्च। एंड नाउ अभी रिसेंटली अभी मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये रिसर्च को मैंने प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है, और मोस्ट प्रोबेबली अभी आने वाले वक्तों में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं लाइवस्टॉक मिनिस्टर साहब को भी ये चीज़ यानी कि प्रेजेंटेशन की सूरत में दूंगा, ताकि ये काम जितना इम्प्लीमेंट कर सके, फार्मर तक पहुंच सके थ्रू मीडिया चैनल्स, थ्रू डिफरेंट वेज जो भी हैं हम पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये अगर रिसर्च आपकी प्रैक्टिकली तौर पर सही हो जाती है और अमली तौर पे इस पे काम शुरू हो जाता है, तो जो हमारे भाई लोग गाँव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उन्होंने जो भैंसें रखी हुई हैं, उनके लिए कितना मुफीद होगा, ज़रा ये बताइएगा? देखें, अगर उनकी दूध की पैदावार बढ़ती है, ठीक है, और फिर उनके लिए लेबर कॉस्ट बचती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, और फिर एक जानवर को बाहर से यहाँ पर लाना, ठीक है, अगर हम एम्ब्रियो को ही ट्रांसफ़र कर लें
और उनको एम्ब्रियो को इंपोर्ट कर लें और उनको ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें, तो हम बहुत सारी चीज़ों से कोप अप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छी जो नस्ल की भैंसें हैं जी, उनको भी आप बिल्कुल। कह लें कि नापैद होने से भी बचा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये सारी रिसर्च में आपका किन-किन लोगों ने साथ दिया, किन-किन लोगों का आप शुक्रिया अदा करेंगे ये भी बताइए? मैं बहुत मशहूर हूँ अपने चाइना के प्रोफ़ेसर के, दोनों ही बहुत अच्छे प्रोफ़ेसर थे यूनिवर्सिटीज़ के, और प्रोफ़ेसर लू कोहान और प्रोफ़ेसर लू यांगचिंग, और प्रोफ़ेसर लू कोहान और प्रोफ़ेसर लू यांगचुंग दोनों का ही मैं बहुत मशहूर हूँ। और उसके बाद मैं अपने वाइस चांसलर साहब और जो हमारी प्रोफ़ेसर डॉक्टर राना यूनुस साहब और जो हमारी डीन साहिबा हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर अनीला दुरानी साहिबा, और मेरे जो डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं इरफानुर रहमान ख़ान साहब, इन तीनों का बहुत मशकूर रहा कि इन्होंने मुझे थ्रू आउट माई पीएचडी सपोर्ट किया इस काम के सिलसिले में। ठीक हो गया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे डॉक्टर उस्मान महमूद की जो कि चाइना जाके उन्होंने बफलो पे रिसर्च भी की और बाकायदा उसकी जो कह लें कि मज़ीद क्या उस पे उसकी जो अच्छी नस्ल के जो एम्ब्रियो हैं ट्रांसफ़र कैसे करनी है, उस पे मज़ीद जिद्दत कैसे लानी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं चाइना में जाके पीएचडी की है और जो उनके रिसर्च पेपर हैं मुख्तलिफ़ जगह पे मेंशन भी किए गए हैं। और अगर ये चीज़ें अमली तौर पे इस पे हुकूमत इनका साथ देती है तो नो डाउट कि ये हमारे जो गांव देहातों में जिनके पास बहुत ज़्यादा भैंसें हैं और फिर भी वो कह लें कि मसाइल का शिकार हैं, तो उनके जो मसले हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और पाकिस्तान जो है वो खुद मुख्तार मुल्क तो है, लेकिन हमारा जो 70-80% जो लोग देहात में हैं उनके लिए भी ये कह लें कि खुशखबरी का ये बायस होगा अगर ये रिसर्च जो है इनकी प्रैक्टिकली तौर पर इस पर काम जो है शुरू हो जाता है। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।